नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार आपका अपने चैनल कुमार रवीश जनरल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 10th चैप्टर जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट, जो कि है संसाधन और विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके बारे में उसका डिटेल्स जानकारी मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहला है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वो चीज़ होता है जो मनुष्य के काम में आए, यानी प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और जिसे बनाने के लिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे संसाधन कहते हैं। मतलब हमारे आसपास जितना भी चीज़ है और मानव के जो काम में आता है उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है, यानी संसाधन मानव के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर संसाधन मानव के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। अतः संसाधन जो है मानव क्रियाओं का ही परिणाम है। संसाधन मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं और मानव भी एक संसाधन है। खुद ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि ह्यूमन का काम आता है। मतलब मानव का भी हम लोग कई तरह से अपने ही भलाई के लिए अपने लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार मानव ही एक संसाधन है। मानव का भी हम लोग इस्तेमाल कई चीज़ों में करते हैं, जैसे कि उससे मजदूरी करवाते हैं या उसका कई तरह से इस्तेमाल। तो इसका डिफिनीशन है कि जो मानव के काम में आए, तो मानव खुद भी एक तरह से संसाधन है। संसाधन में वो सभी चीज़ें आती हैं जो मानव के उपयोग में आए। अब संसाधनों का वर्गीकरण देखिए, तो संसाधन के वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल बोला जाता है। नॉन रीन्यूएबल बोला जाता है। तो ये जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक मतलब पर्सनल, कम्युनिटी का जो है वो सामुदायिक, राष्ट्रीय मतलब नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब विकास के आधार पर संसाधनों को हम लोग संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में विभक्त करते हैं, यानी इसका वर्गीकरण करते हैं। अब संसाधन तो देखिए, जैव संसाधन किसे कहा जाता है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, मतलब जैव बायोस्फीयर से इसका प्राप्ति होती है तथा इसमें जीवन व्याप्त होता है। यानी वैसे संसाधन जो जैव मंडल से हम लोग को प्राप्त होता है तथा जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, तो मनुष्य में जीवन है। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधों में, प्राणी जात मतलब जितना भी जीवित प्राणी है वो सब, जैसे पशु पक्षी ये सब, मत्स्य वर्ण मतलब मछली, पशुधन मतलब मवेशी ये सब, जैसे गाय भैंस ये सब। तो ये सब जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन में वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बना होता है अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि चट्टानें और धातु, यह सब निर्जीव वस्तु से बना हुआ है, इसलिए ये अजैव संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक
क्रियाओं द्वारा पुनः निर्मित किया जा सके, उसे पुनः योग संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब उपयोग के लायक बनाया जा सके, पुनः उपयोग किया जा सके, दोबारा निर्मित किया जा सके, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन मतलब फॉरेस्ट, वन्य जीवन फॉरेस्ट लाइफ, और जल यानी वाटर। ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि इन्हें द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है भौतिक या तो भौतिक विधि द्वारा, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा इन सबको पुनः निर्मित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब वो सब संसाधन जो काफ़ी लंबे समय के बाद बनता है, मतलब जिसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि खनिज मतलब कोयला, ये सब हो गया, हीरा। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में हो गया पेट्रोलियम, और उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो सब, मतलब जितना भी खनिज तेल है वो सब। इनमें कुछ जैसे कि धातुओं का पुनर्चक्रण होता है, तो इनमें भी कुछ का पुनर्चक्रण होता है। जैसे कि खनिज में धातु और अधातु दोनों होते हैं, तो धातुओं का पुनर्चक्रण भी होता है। मतलब फिर जब वो खराब हो जाता है तो फिर से उसे सही स्थिति में लाया जाता है। और जबकि जीवाश्म ईंधन एक बार के उपयोग से ही खत्म हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन एक बार जिसका उपयोग कर लीजिएगा ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी कि कोई खास व्यक्ति विशेष का जिस संसाधन पर अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अपना जमीन हो गया, उसका मकान हो गया, बाग बगीचा वस्तु उसका खास, तो वो सब व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अब सामुदायिक संसाधन, मतलब जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारण भूमि, मतलब जो चारागाह है वहाँ पर सभी लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए सामुदायिक संसाधन है वो। शमशान, सब लोग शमशान का उपयोग कर सकते हैं। कब्रिस्तान सब लोग उपयोग कर सकते हैं। खेल का मैदान सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। पार्क इत्यादि, तो ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। यहाँ इसका इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन हो जाता है, मतलब तकनीकी तौर पर देश में जितना भी संसाधन पाया जाता है वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि सड़क, नहर, रेल लाइन, या जितना भी जो कुछ भी है, जमीन है, सब सरकारी, मतलब जो देश के अंदर है वो सब संसाधन है। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सरकार व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधनों को भी राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर शामिल कर सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क बनता है या कोई सरकारी कार्यालय, या तो वैसे स्थिति में सरकार उन ज़मीनों को अधिग्रहित भी कर लेती है, तो ये सरकार पर नियंत्रण, सरकार के अधीन रहता है कि वो किसे राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर शामिल कर सकते हैं। यानी देश के अंदर जो भी है वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जितना भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय, जो देश के, वो सरकार के ऊपर रहता है कि वो कब इसे अपने अंदर शामिल कर ले। सारे खनिज पदार्थ, जैसे कि जल संसाधन, मतलब जितना भी खनिज पदार्थ है, जल संसाधन है, वन मतलब फॉरेस्ट, वन्य जीवन मतलब फॉरेस्ट लाइफ, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितनी भी भूमि है, और 12 समुद्री 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी इन सब पर राष्ट्र ये संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर
किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो ये तट रेखा से यानी समुद्री तट से 2 समुद्री मील की दूरी पर, जिसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, और उससे जो परे जो भी होता है यानी समुद्र के तट से 200 मील की दूरी पर, जिसको कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, और उससे दूर जाने पर उस पर किसी देश का खास अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियंत्रित करती है और ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। भारत के पास आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र से दूर भी हिंद महासागर में मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। भारत एक अपवाद है क्योंकि ये हिंद महासागर में इसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र यानी 200 समुद्री मील की दूरी से दूर भी मैंगनीज ग्रंथियों को खनन करने का अधिकार मिला हुआ है। तो अब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ गए होंगे। अब संभावित संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जो किसी एक जगह पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब ऐसा कुछ ऐसा संसाधन है जो कहीं किसी खास जगह पे या किसी खास प्रांत या राज्य में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग को तकनीकी अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, यानी उसे संभावित संसाधन कहते हैं। मतलब गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा, मतलब वहाँ इसका उपयोग करने की अपार संभावनाएं हैं पवन और सौर ऊर्जा की, लेकिन तकनीकी अभाव में उपयोग नहीं किया गया है। हो सकता है कि भविष्य में हो, यानी संभावना है। तो जिस तरह के संसाधन को हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं, विकसित संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिसकी मात्रा और गुणवत्ता, मतलब कितनी मात्रा है और क्या उससे किया जा सकता है उन संसाधनों से, और उसका पता भी चल चुका है, तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब भंडार क्या है? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में पर्याप्त भंडार के रूप में संचित हो, परंतु प्रौद्योगिकी का ज्ञान न हो पाने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। मतलब पर्याप्त प्रकृति में तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग को उसका उपयोग करने का भी उतना ज्ञान नहीं हो पाया है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है ताकि उसका उपयोग हो सके। तो भंडार के अंतर्गत ऐसे संसाधन रखे जाते हैं, जैसे कि जल है जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, तो एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और ये दोनों तत्व हैं। तो जल को तोड़कर इसका हम लोग ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए इसका उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए और इसका उपयोग होने लगे। संचित कोष, तो यह भंडारण का ही एक हिस्सा है। मतलब भंडार जो संसाधन के जो वर्गीकरण में किया गया है उसी का हिस्सा है, तो जिसे उपलब्ध है ज्ञान के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ज्ञान है लेकिन इसका उपयोग करने का हम लोग को ज्ञान भी है, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उतना ज़्यादा खर्चीला है, या इस खर्चीला कहें या ये इसके जगह पर दूसरे विकल्पों का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मतलब हम लोग को जिसका उपयोग करने का ज्ञान प्राप्त है और भंडार के रूप में संचित भी है, लेकिन अभी उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका दो ही कारण हो सकता है कि या तो इसके जगह पर दूसरे विकल्प का उपयोग हो रहा है, या ये बहुत खर्चीला हो। तो जैसे कि नदी और बांध में उपलब्ध जल, बहुत मात्रा में जल उपलब्ध है, उससे विद्युत कहीं कहीं पैदा हो भी रहा है, लेकिन विद्युत पैदा किया जा सकता है, तो जितना होना चाहिए उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो पर्याप्त भंडार है लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। वन, उसका भी पूरा भंडार उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये सब संचित कोष संसाधन में आते हैं। तो ये थे संसाधनों के वर्गीकरण, और तो संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब है संसाधनों का विकास, यानी संसाधनों का विकास किस तरह से हुआ है। संसाधन मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों ने संसाधनों का दोहन प्रारंभ कर दिया है। दोहन का मतलब हुआ कि अति उपयोग, अविवेकपूर्ण उपयोग। अविवेकपूर्ण मतलब बिना दिमाग लगाए उसका अति उपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। क्योंकि संसाधनों के अति दोहन से कई संसाधनों कम
की कमी पड़ गई है, यानी कई संसाधन कम पड़ गए हैं। समाज दो वर्गों में बट गया है, जिसके पास ज़्यादा संसाधन हो गया वो अमीर हो गया, और जिसके पास कम संसाधन हो गया वो गरीब हो गया। यानी समाज भी, इसके सामाजिक प्रभाव भी पड़े हैं संसाधनों के दोहन के। समाज अमीर और गरीब में विभक्त हो गया है। वैश्विक परिस्थिति संकट, जैसे कि जिसके सिवा कई ग्लोबल क्राइसिस भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, यानी पूरे दुनिया के तापमान में वृद्धि हुआ है। तो ये सब संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग या दोहन के कारण ही हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप में वृद्धि या वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का अपक्षय, ये सब संसाधनों के दोहन के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, ये सब अविवेकपूर्ण उपयोग संसाधन का हो रहा है, इसीलिए हुआ है। अब मानव जीवन के गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। अतः हम लोग को मानव जीवन की गुणवत्ता बना रहे और मानव जाति का वजूद बना रहे, साथ ही विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। क्योंकि कोई देश ऐसे हैं जो कि धनी देश हैं और उन्होंने संसाधनों को अपने बल पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और कुछ गरीब देशों को संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं मिल पाता है। जैसे कि कुछ ऐसे गरीब देश हैं जो संसाधन संपन्न होते हुए भी गरीब बने हुए हैं, और कुछ देश वहाँ पर संसाधन नहीं है फिर भी वहाँ से उन संसाधनों को लूट कर वो अमीर बने हुए हैं। तो एक न्याय संगत बंटवारा जरूरी हो गया है, ताकि विश्व शांति भी कायम रहे, साथ ही मानव जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। यदि कुछ नहीं व्यक्तियों को या देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन, यानी कहने का मतलब कि कुछ व्यक्ति या कुछ देश संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रखते हैं तो पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास का मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो तथा वर्तमान पीढ़ियां भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करें। मतलब ऐसा कि हम लोग को ऐसा विकास करना है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और भविष्य की पीढ़ियां को ध्यान में रखकर विकास किया जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को दिक्कत ना हो। ऐसा विकास करना है, ऐसा विकास नहीं कि जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ियों को दिक्कत हो जाए। तो ये मतलब नहीं है सतत पोषणीय विकास का। तो मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करें। अब देखिए, रियो जे जेनेरियो सम्मेलन 1992 क्या है? तो जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल, मतलब जो पर्यावरण में जो बाधा आ रही थी पर्यावरण के समस्याओं के संरक्षण के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में, जिसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 बोला जाता है। इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया था। सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन, मतलब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी एवं वन सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए और एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब देखिए एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 क्या था? तो एजेंडा 21 विश्व के नेताओं द्वारा लाए गए एक सूची पत्र था, मतलब कैटलॉग था, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना था। मतलब ऐसा विकास है जो
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और विश्व के सभी देशों में सामाजिक आर्थिक एवं सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक समानता यानी उसका विकास, सामाजिक आर्थिक विकास हो समान रूप से और सभी प्रकार के पर्यावरण समस्याओं को दूर करना था। अब संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का जितना चाहिए उतना ही उपयोग, समुचित मतलब उचित मात्रा में उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। हमारे देश में संसाधनों का वितरण असमान है, मतलब कोई प्रांत में ज़्यादा संसाधन है, कोई प्रांत में कम संसाधन है। तो सरकार को प्रयास चाहिए कि सभी संसाधनों को समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, यानी संसाधन नियोजन। इसका अविवेकपूर्ण उपयोग न हो, दोहन न हो, कोई किसी एक का एकाधिकार न हो, समुचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सके और ऐसा सरकारी प्रयास से ही हो सकता है और सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। तो संसाधन नियोजन सरकार के प्रयास की पहल की ज़रूरत है, तभी संसाधन नियोजन सही ढंग से हो सकता है। अब देखिए, एक तथ्य है कि जो संसाधनों का जितना उपयोग करेगा वह उतना ही संपन्न होगा। मतलब जो व्यक्ति या राष्ट्र संसाधनों का जितना ज़्यादा उपयोग करेगा वह उतना ही संपन्न होगा। आज के ज़माने में अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। तो कैसा क्यों है? क्योंकि उसने संसाधनों का सब बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, इसलिए वह संपन्न देश है। और जो संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाया है वो गरीब देश है। तो संसाधनों के उपयोग पर ही गरीबी या संपन्नता यानी अमीरी निर्भर करती है। उपनिवेशवाद में उपनिवेशवादी देश अपने उपनिवेशों से संसाधन लूट कर ही संपन्न हुए। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज हमारे देश से संसाधनों का लूट करते थे और अपने देश ले जाते थे और उन संसाधनों से अपने देश का विकास करते थे। तो इन संसाधनों के लूट ने उनको अमीर और संपन्न बना दिया और अभी तक अमीर बने हुए हैं। तो संसाधन ही किसी देश का भविष्य तय करते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो हम लोग देखें संसाधनों का अति दोहन एवं अविवेकपूर्ण उपयोग। अति दोहन का मतलब बहुत गलत ढंग से उसका यूज हो रहा है, वो अविवेकपूर्ण उपयोग बिना सोचे समझे, तो उसके कारण कुछ संसाधन जो है खात्मे के कगार पर आ गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम संसाधनों का संरक्षण करें, मतलब उसको बचाएं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है संसाधनों के बचाव का मुख्य कारण है। मतलब हम लोग दिमाग लगाकर उसका उपयोग करें, सही ढंग से उपयोग करें, बिना सोचे समझे न उपयोग करें, तभी संसाधन बचा रह सकता है। गांधी जी का कहना था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मतलब गांधी जी का कहना था कि संसाधन किसी लालची के हाथ में चले जाने पर वो खतरा पैदा कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र। तो संसाधन लालची व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए या लालची देश के पास नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि संसाधन सबको मिलना चाहिए, लेकिन किसी के संतुष्टि के लिए नहीं, मतलब किसी का उसी पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और गांधी जी मशीनों के बजाय वो व्यक्तियों या मानव श्रम का उपयोग करके ही विकास करना चाहते थे, ताकि संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और उसका दोहन न हो। ऐसा गांधी जी का विचार था। अब देखिए भू संसाधन मतलब लैंड रिसोर्सेज। तो हम सभी क्रियाकलाप देखिए ज़मीन पर ही करते हैं, मतलब लैंड पे करते हैं। आवास, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, परिवहन मतलब ट्रैवलिंग, संचार, कम्युनिकेशन, वनस्पति, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, सभी का आधार यह धरती है। मतलब सब चीज़ इसी धरती पे होता है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। भूमि एक सीमित संसाधन है।
मतलब यह सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में उपलब्ध भूमि का 43% भाग मैदान है। तो मैदान में हम लोग कृषि या तो करते हैं या फिर उद्योग के लिए लगाते हैं। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्वतीय क्षेत्र। और साथ ही पर्वतीय क्षेत्र पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, टूरिज्म के लिए। और पर्वतीय क्षेत्रों से बारहमासियाँ भी नदियाँ भी निकलती हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस कई तरह से सिंचाई होता है, साथ ही साथ जल भी मिलता है। अब 27% भाग पठारीय क्षेत्र है, जो कि खनिज, जीवाश्म ईंधन, खनिज मतलब मिनरल्स, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। मतलब यहाँ पर वन है, खनिज है, जीवाश्म ईंधन है पठारीय क्षेत्रों में। भू संसाधनों का उपयोग हम लोग कृषि, उद्योग, मतलब भू संसाधन का उपयोग हम लोग कृषि करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, परिवहन मतलब ट्रेवलिंग करने के लिए, संचार के लिए, आवास के लिए, वन के लिए इत्यादि के लिए करते हैं। भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसा है? तो भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु हो गया मतलब क्लाइमेट, मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ संसाधनों का उपयोग ज़्यादा होगा। प्रौद्योगिकी क्षमता मतलब प्रौद्योगिकी की क्षमता कैसी है उस पर भी संसाधनों का उपयोग निर्धारित है, या भू उपयोग निर्धारित है। संस्कृति वहाँ की कैसी है, वहाँ की कैसी परंपरा है, ये सब पर भी निर्धारित रहते हैं, क्योंकि संस्कृति और परंपरा भी संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने योग्य है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। मतलब भू उपयोग में एक भाग बंजर भूमि होता है और दूसरा गैर कृषि उपयोग में लगाते हैं हम लोग। तो बंजर भूमि में पहाड़ी हो गया, मतलब हिल्स, चट्टान, रॉक्स, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है, ये सब बंजर भूमि में होता है। और गैर कृषि परियोजना में भूमि में बस्तियां, हम लोग जहाँ पर कृषि नहीं हो सकता वहाँ पर हम लोग बस्तियां बसाते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेल लाइन बनाते हैं, उद्योग लगाते हैं, ये सब काम होता है वहाँ पर। अब देखिए, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि के गुणवत्ता में काफ़ी ह्रास हुआ है। मतलब भूमि के जो क्वालिटी थी उसमें काफ़ी कमी आई है, जिसको हम लोग भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो भवन निर्माण इसके कारण है, वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, अति पशुचारण, पशुओं द्वारा मतलब बेतरतीब ढंग से पशुओं द्वारा चराना बिना सोचे समझे, खनन मतलब अति खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अति सिंचन के कारण भी भूमि निम्नीकरण हुआ है, क्योंकि अति सिंचन के कारण बहुत सारे भूमि अति लवणीकृत हो जाते हैं। या भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो वन रोपण, चारागाह के उचित प्रबंध। वन रोपण मतलब भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए हम लोग को वन रोपण करना चाहिए। चारागाह के उचित प्रबंध, पेड़ों की रक्षक मिलना मतलब पेड़ लगाकर भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। पशुचारण नियंत्रण, पशुओं के चराने पर नियंत्रण, रेतीली भूमि में कांटेदार झाड़ी लगाकर हम लोग भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, साथ ही साथ हम लोग बंजर भूमि का उचित प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि उसका भी उपयोग हो सके, ताकि भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर किया जा सके। खनन पर नियंत्रण, क्योंकि खनन भी भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए खनन पर नियंत्रण होना चाहिए। औद्योगिक मतलब कल कारखाने से जो जल का परिष्करण होता है, तो मतलब जल को परिष्कृत करते हैं मतलब शुद्ध करके। औद्योगिक से जो खराब जल निकलता है, सीवेज,
मतलब गंदे पानी का नाला, तो उसको परिष्करण मतलब शुद्ध करके और परिष्करण के बाद विसर्जित करके मतलब उसको शुद्ध करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब जब वो आएगा गंदे पानी का तो उसको शुद्ध करेंगे तो जल भी शुद्ध हो जाएगा, और जो ज़मीन पर गिरता था गंदा पानी वो भी नहीं गिरेगा, तो उस प्रकार ज़मीन भी सही रहेगा। यानी भूमि निम्नीकरण को भी दूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जल प्रदूषण की समस्या का भी निराकरण हो सकता है यदि हम लोग औद्योगिक जल को शुद्ध करें तो ये सब भूमि निम्नीकरण से बचने के कुछ उपाय हैं, मतलब भूमि निम्नीकरण से संरक्षण के उपाय थे। अब देखिए मृदा संसाधन मतलब सोयल रिसोर्सेज। तो मृदा यानी मिट्टी एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है पौधों के विकास का। मतलब जितने भी पौधे हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं। मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा के कुछ सेंटीमीटर परत बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ मिट्टी होगा। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में जनक सेल मतलब ये चट्टानों के टूटने से बनते हैं मिट्टी, और इसको बनने में मैंने बताया कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ऊंचावाच जलवायु जलवायु परिवर्तन भी इसमें जलवायु का मिट्टी बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वनस्पतियों से भी समय और अन्य जैविक कारक मुख्य हैं मिट्टी के बनने में प्रक्रिया में। अब प्रकृति में अनेकों तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन। प्रकृति में अनेकों तत्व मतलब तापमान में परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन मतलब हवा, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। जैव मृदा ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। मृदा जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनती है। जैव मृदा में भी जैव भी रहता है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ रहते हैं। जब मृदा को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो मृदा कई तरह के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा तो ये मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में एलोवियल सोल कहते हैं। तो हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। पूर्वी तटीय मैदान खासकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मृत्तिका मतलब कण। तो जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के यानी कण के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। सिल्ट मतलब वो अवसाद। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बांगर जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि खादर में बांगर की तुलना में कुछ महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें फास्फोरस, पोटास तथा चूना पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में उगने वाले फसलों में गन्ना, चावल और अन्य अनाज, गेहूँ, दलहन ये सब है, जो कि इसमें इसकी अच्छी पैदावार होती है। अब काली मृदा का रंग काला होता है। ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ये भारत के पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है, महाराष्ट्र में खासकर। तो ये मिट्टी दक्कन पठार यानी दक्षिण पश्चिम इलाकों में यानी दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम इलाकों में पाया जाता है। मिट्टी बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी होती है। जब शुष्क मौसम आता है यानी गर्मी का मौसम आता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और जब दरारें पड़ जाती है तो इसमें हवा आसानी से चला जाता है, और हवा चले जाने और एक बहुत ही जल्दी थोड़ा सा पानी पर भी चिपचिपा हो जाता है। इसीलिए इसको बरसात के मौसम या मानसूनी सीजन आने से पहले ही जोत दिया जाता है, अन्यथा ये इनको जोत पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
ये गीली होने पर ये मृदाएँ चिपचिपी हो जाती है। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा के क्षेत्रों में विकसित हुई है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय और उपांतीय चट्टानों में लौह अयस्क के प्रसार के कारण होता है। मतलब इसमें आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग प्रदान करता है। आयरन इसको लाल मिट्टी को लाल, और पीला मिट्टी इसमें जलयोजन के कारण होता है। जल धारण किया रहता है, इसके कारण इसका रंग पीला होता है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति। लेटेराइट मृदा। लेटर शब्द जो है जिसका अर्थ है ईंट, मतलब ये भी रंग में लाल ही होता है। लेटेराइट मृदा। यह मिट्टी अत्यधिक वर्षा अत्यधिक तापमान वाले इलाकों में होता है। तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, केरल में मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है लेटेराइट मृदा। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है तथा उर्वरक डालकर खेती की जाती है। मतलब ये काफ़ी कम उपजाऊ होता है, इसीलिए इसमें उर्वरक डालने की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होने का कारण ये है कि काफ़ी ज़्यादा तापमान होने के कारण सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए वो अपघटित नहीं कर पाते जैविक पदार्थों को, इसलिए ह्यूमस की मात्रा इसीलिए इसमें कम होती है। काफ़ी तापमान में सब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो अपघटित नहीं हो पाता है और ह्यूमस की मात्रा कम जाती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती की जाती है। खासकर केरल में काजू की खेती होती है और केरल में यह मिट्टी पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल होता है और भूरा होता है, खासकर रेतीली और लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल में यानी डिजर्ट में पाई जाती है, खासकर भारत में राजस्थान में पाई जाती है और इसमें लवण की मात्रा इतना ज़्यादा होती है कि कभी कभी इस के जो जल को सुखाकर नमक भी तैयार किया जाता है और इसके नीचे कैल्शियम की मात्रा इसके मृदा के नीचे कैल्शियम की मात्रा इतनी जम जाती है कि कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग सही ढंग से उपयुक्त करके इसमें खेती करते हैं। तो ये खासकर डिजर्ट में होता है मरुस्थलीय मृदा। अब वन मृदा। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हो, मतलब जहाँ पर पर्याप्त रेन फॉरेस्ट उपलब्ध रहते हैं वहाँ पर वन मृदा पाई जाती है। मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब मिट्टी कट के इधर से उधर चल जाता है या बहकर, तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। इसको हम लोग सोइल इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में, मृदा अपरदन। तो कुछ मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि अति पशुचारण, वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, निर्माण मतलब जो निर्माण हो रहे हैं उसके कारण भवन निर्माण से, और खनन मतलब माइनिंग जिसको बोलते हैं माइनिंग इत्यादि ने मृदा अपरदन की गति को अति कम, मतलब ये सब के कारण मृदा अपरदन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि मृदा अपरदन को संरक्षण के उपाय हम लोग को सोचने चाहिए कि इसको कैसे संरक्षित किया जा सके। तो खासकर कई सारे लोग पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर सीढ़ीनुमा खेती करते हैं जिसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो इससे मिट्टी की जो है कटाव कम होता है और मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। साथ ही साथ नदियों बांधों के पर वृक्ष लगाकर भी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, यानी वनोरोपण
इसके सिवा और भी पट्टी नुमा खेती करके, मतलब 2 खेतों के बीच में घास की पट्टी लगा देने से भी मृदा का सही ढंग से उपयोग हो पाता है। मृदा का अपरदन रुकता है, वो इधर उधर नहीं जाता है क्योंकि घास उसे जकड़े रखता है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके सिवा अति पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए, नियंत्रित पशुचारण करना चाहिए, अति पशुचारण नहीं, क्योंकि इससे मृदा अपरदन होता है। तो उस पर रोक लगाकर हम लोग मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये थे आज के क्लास 10th के चैप्टर 1 जियोग्राफी, संसाधन और उसका विकास। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।